Hello and welcome to Trained Mind Scientifically। इम्यून सिस्टम एक बुनियादी डिफेंस सिस्टम होता है जो हमें ख़तरनाक पैथोजेंस और बीमारियों से महफूज रखता है। इम्यून सिस्टम मुख्तलिफ़ अक़साम के सेल्स और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है जो कि जिस्म में दाखिल होने वाले ख़तरनाक पैथोजेंस को किल करता है और हमारे जिस्म को बीमारी से बचाता है। आज के इस लेक्चर में हम इम्यून सिस्टम के बुनियादी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्यून सिस्टम का ओवरऑल फंक्शन जिस्म को इन्फेक्शन से महफूज रखना या इन्फेक्शन को कम करना होता है। पैथोजन की जिस्म में शनाख्त होने के बाद इम्यून सिस्टम उस पैथोजन से निपटने का आगाज़ कर देता है। अगर किसी सूरत पैथोजन की मौजूदगी के बावजूद भी इम्यून सिस्टम मुतहर्रिक ना हो सके तो जिस्म में कई प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, जैसा कि इन्फेक्शंस या दूसरी डिजीज़। बिल्कुल इसी तरह अगर इम्यून सिस्टम बगैर किसी रियल काज के एक्टिव हो जाए या इन्फेक्शन के ख़त्म होने के बावजूद भी मुसलसल एक्टिव रहे और स्टॉप ना हो सके तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, जैसा कि एलर्जी या ऑटो इम्यून डिजीज़। इम्यून सिस्टम डिफेंस के 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है जो कि हमारे जिस्म को ना सिर्फ पैथोजेनिक अटैक से महफूज करता है बल्कि बहुत सारे टॉक्सिन से भी बचाता है। फर्स्ट लेयर को बैरियर इम्यूनिटी और उसके नीचे सेकंड लेयर होता है इनेट इम्यूनिटी और फाइनली एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इम्यून सिस्टम के इन तीनों लेयर्स को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। बैरियर इम्यूनिटी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स हर उस कैविटी में मौजूद होती हैं जो कैविटी इस जर्मी वर्ड की तरफ खुलती हैं, जैसा कि रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। स्किन हमारे जिस्म का लार्जेस्ट आर्गन होता है जो कि पूरे जिस्म को कवर करके रखता है। स्किन सेल्स में एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि पैथोजेंस को किल करते हैं। इसके अलावा स्किन में इम्यून सेल्स भी मौजूद होते हैं, ये भी पैथोजन को जिस्म में दाखिल होने से रोकते हैं। इवन जब स्किन की इपीथेलियल लेयर डीस्क्वेमेशन के वक्त शेड होती है उसकी वजह से भी बहुत सारे पैथोजन रिमूव हो जाते हैं। फिर भी अगर पैथोजन हमारी बैरियर इम्यूनिटी यानी स्किन और म्यूकोसा से क्रॉस हो जाए तो फिर उसका सामना दूसरे लेयर यानी इनेट इम्यूनिटी से होता है। इनेट इम्यूनिटी को समझने से पहले हमें वर्ड इनेट को समझना होगा। वर्ड इन का मतलब होता है इनसाइड और नेट मीन्स बॉर्न, यानी ये वो इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ मौजूद होती है। इनेट इम्यूनिटी पैदाइश के वक्त से मौजूद होती है, यानी एवोल्यूशन के हिसाब से ये इम्यूनिटी एडाप्टिव इम्यूनिटी से ओल्डर है। इनेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये हर तरह के पैथोजेन से सिमिलर मैकेनिज्म के साथ फाइट करती है। यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि बैरियर इम्यूनिटी भी इनेट इम्यूनिटी का ही हिस्सा है क्योंकि ये भी बाय बर्थ मौजूद होती है, लेकिन इनको सही तरह से समझने के लिए हम इनको अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। इनेट इम्यूनिटी 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, पहला सेलुलर पार्ट और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो आइए सबसे पहले सेलुलर पार्ट से शुरू करते हैं और सेल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी को डिटेल में पढ़ते हैं। इनेट इम्यूनिटी की शुरुआत करते हैं न्यूट्रोफिल से। नंबर के हिसाब से न्यूट्रोफिल्स की तादाद बाकी इम्यून सेल्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होती है जो कि तकरीबन 60 to 70% होते हैं। एक वर्ड जिसका इम्यून सिस्टम में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है वो है फेगोसाइटोसिस। फेगो मीन्स ईटिंग और साइटोसिस मीन्स बाय अ सेल, यानी सेल ईटिंग। न्यूट्रोफिल्स भी एक किस्म के फेगोसाइट्स होते हैं जो कि पैथोजेंस को डिटेक्ट करके खा जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स शॉर्ट लिव्ड सेल्स होते हैं
जो कि पैथोजेंस को खाने के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्ट होकर पस में तब्दील हो जाते हैं। मैक्रोफेजेस यानी बिग ईटर्स भी इनेट इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, जो कि दो टाइप्स में पाए जाते हैं। एक किस्म को फ्री टाइप जबकि दूसरे फिक्स टाइप होते हैं। मैक्रोफेज जैसे ही किसी पैथोजन को देखता है तो वो अपनी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन की मदद से उसको इंगल्फ करके डाइजेस्ट करता है और पैथोजन के पार्ट्स को स्पिट कर देता है। मैक्रोफेजेस के कुछ मखसूस सेल्स को डेंड्रेटिक सेल्स कहा जाता है। वर्ड डेंड्राइट मीन्स ब्रांच, यानी ये मैक्रोफेज ब्रांच्ड टाइप होते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स उन टिश्यूज़ में पाए जाते हैं जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में होते हैं, जैसा कि स्किन, नोज़, लंग्स, स्टमक और इंटेस्टाइन। डेंड्रेटिक सेल्स को एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये पैथोजन को डिटेक्ट करते हैं और फिर उस पैथोजन के सरफेस पर मौजूद एंटीजीन्स को लिम्फोसाइट्स को प्रोवाइड कर देते हैं। लिम्फोसाइट्स एडाप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, जिनको आगे डिस्कस किया जाएगा। जैसे ही लिम्फोसाइट्स को एंटीजीन मिलते हैं तो वो पैथोजीन पर एंटीबॉडीज़ की मदद से अटैक कर देते हैं। जैसा कि डेंड्रेटिक सेल्स लिम्फोसाइट्स को एंटीजीन प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल्स कहा जाता है। सेल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी में जो लास्ट सेल टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है नेचुरल किलर सेल्स या एनके सेल्स। एनके सेल्स डायरेक्टली पैथोजन पर अटैक नहीं करते, बल्कि ये जिस्म के उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि डिफेक्टिव हो जाते हैं, जैसा कि ट्यूमर या कैंसर सेल्स या वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। अब देखते हैं कि किस तरह एनके सेल्स डिफेक्टिव सेल्स को डिटेक्ट करते हैं और फिर इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी सेल के सरफेस के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन मौजूद होता है जिसको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 या MHC1 कहा जाता है। लेकिन अगर सेल इन्फेक्टेड हो जाए तो वो इस प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और जब एनके सेल ऐसे डिफेक्टिव सेल को देखता है तो वो मैक्रोफेज की तरह इस सेल को इंगल्फ नहीं करता, बल्कि पोर मेकिंग प्रोटीन की मदद से इस सेल में सुराख कर देता है, जिसके नतीजे में डिफेक्टिव सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि इनेट इम्यूनिटी दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। फर्स्ट पार्ट जो कि सेलुलर पार्ट था उसको डिस्कस किया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की तरफ। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 20 प्रोटीन्स पर मुश्तमिल एक ग्रुप होता है जो कि ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होता है। पैथोजन के सरफेस पर मौजूद कुछ सब्सटेंसेस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स पैथोजन से बाइंड होकर उसमें होल कर देते हैं, जिसके नतीजे में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड पैथोजन में इंटर होता है और पैथोजन स्वेल होकर बस्ट हो जाता है। अब चलते हैं थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ, जिसको एडाप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। ये इम्यूनिटी फंक्शन के हिसाब से स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स और प्रोसेसेस पर मुश्तमिल होती है जो कि पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती है या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करती है। ये इम्यूनिटी बाय बर्थ मौजूद नहीं होती, बल्कि फॉरेन सब्सटेंसेस के एक्सपोजर के साथ डेवलप होती है। इसलिए इसको एडाप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है, क्योंकि ये खुद को टाइप ऑफ थ्रेट के हिसाब से एडाप्ट करती है। अब हम एडाप्टिव इम्यूनिटी के वर्किंग मॉडल को समझेंगे। जब पैथोजन फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो उसका सामना एडाप्टिव इम्यूनिटी से होता है, जो कि लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज़ पर मुश्तमिल होती है। एडाप्टिव इम्यूनिटी दो तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होती है, जिनको टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। लिम्फोसाइट्स भी वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप होती है,
हमारे जिस्म में तकरीबन 2 ट्रिलियन लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। ये तादाद टोटल WBCs के हिसाब से 20 to 40% होती है। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को 2 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो कि बी लिम्फोसाइट्स पर मुश्तमिल होती है, और सेलुलर इम्यूनिटी जो कि टी लिम्फोसाइट्स पर मुश्तमिल होती है। हम सबसे पहले ह्यूमरल इम्यूनिटी को डिस्कस करते हैं। एंटीबॉडीज़ की कलेक्शन जो कि ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम में मौजूद हो, उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता है। इन एंटीबॉडीज़ को बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। जब कोई भी पैथोजिन फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से बचकर होस्ट सेल की तलाश में निकलता है ताकि वो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर सके, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि अब उसका सामना बी लिम्फोसाइट से हो जाए। और जैसे ही बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पर मौजूद एंटीबॉडीज़ और पैथोजिन के सरफेस पर मौजूद एंटीजीन्स आपस में मैच हो जाते हैं, तो बी लिम्फोसाइट्स हाई एफिशिएंसी मोड पर चला जाता है और सेल्फ क्लोनिंग की मदद से खुद जैसे लाखों सेल्स की कापीज़ प्रोड्यूस कर देता है। इन लाखों सेल्स के सरफेस पर सेम एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जो कि उस सेम एंटीजीन के खिलाफ काम करती हैं। इन क्लोन्स में से कुछ सेल्स एक्टिव फाइटर हो जाते हैं जिनको इफेक्टर सेल्स भी कहा जाता है, और कुछ सेल्स मेमोरी सेल्स में तब्दील हो जाते हैं जिनके पास एंटीबॉडीज़ बनाने की जेनेटिक कोडिंग मौजूद होती है। मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स के पास पैथोजिन के एंटीजीन्स का रिकॉर्ड होता है ताकि फ्यूचर इन्फेक्शन में बहुत तेज़ी से पैथोजिन का ख़ात्मा किया जा सके, जबकि इफेक्टर बी लिम्फोसाइट्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा मौजूद होता है जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन फैक्ट्री की तरह काम करता है। जो एंटीबॉडीज़ ह्यूमरल इम्यूनिटी के दौरान बनती हैं वो खुद से पैथोजिन को किल नहीं कर सकती हैं, बल्कि पैथोजिन की डिस्ट्रक्शन का सबब ज़रूर बनती हैं। ये एंटीबॉडीज़ जिस्म में मौजूद पर्टिकुलर पैथोजिन के साथ बाइंड होती हैं, जिसके नतीजे में न्यूट्रोफिल्स इन पैथोजिन को किल कर देते हैं। इस तरीके को ऑप्सोनाइजेशन कहा जाता है। दूसरा तरीका न्यूट्रलाइजेशन का होता है, जिसमें एंटीबॉडीज़ फिज़िकली पैथोजिन की बाइंडिंग साइट्स को ब्लॉक कर देती हैं ताकि पैथोजिन हमारे सेल्स के साथ बाइंड ही ना हो सके। और तीसरे तरीके में एंटीबॉडीज़ बहुत सारे पैथोजिन्स के साथ बाइंड होके इनको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। फिर फेगोसाइट्स इन क्लम्प्स को आहिस्ता आहिस्ता इंगल्फ करके ख़त्म कर देते हैं। इस तरीके को एग्लूटिनेशन कहा जाता है। बी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज़ हर तरह के पैथोजिन के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पैथोजिन्स इनसे एस्केप होकर सेल्स के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। अब एडाप्टिव इम्यूनिटी का सेकंड पार्ट जो कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस कहलाता है, वो एक्शन में आ जाता है। फाइनली अब हम इम्यून सिस्टम के लास्ट पार्ट यानी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेलुलर इम्यूनिटी के सेल्स को टी सेल्स कहा जाता है, क्योंकि ये सेल्स थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्योर होते हैं। सो टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। टी लिम्फोसाइट्स 3 किस्म के होते हैं, जिनको साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल और सप्रेसर टी सेल कहा जाता है। टी सेल्स पैथोजिन के सरफेस पर मौजूद एंटीजीन्स के साथ बाइंड होते हैं। इस बाइंडिंग के नतीजे में टी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। एंटीजीन्स जो कि सेल सरफेस पर डिस्प्ले होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप को मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 यानी MHC1 कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स डिस्प्ले करते हैं। और दूसरा होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 यानी MHC2,
जो कि पैथोजेंस के सेल सरफेस पर मौजूद होता है। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि इनेट इम्यूनिटी के मैक्रोफेज सेल्स पैथोजिन को इंगल्फ करके पैथोजिन के एंटीजीन्स को अपने MHC2 कॉम्प्लेक्स पर डिस्प्ले करते हैं। फिर ऐसे मैक्रोफेजेस के साथ टी सेल बाइंड हो जाते हैं। मैक्रोफेज और टी सेल के बाइंड होने पर मैक्रोफेज साइटोकाइन्स रिलीज करता है। ये साइटोकाइन्स टी सेल पर मौजूद रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं और टी सेल क्लोनिंग की मदद से अपनी बहुत सारी कापीज़ बनाता है। फिर ये क्लोन्ड टी सेल जिस्म में पेट्रोलिंग करते हैं ताकि अगर कहीं भी वो पैथोजिन मौजूद हो तो वो इसको किल कर दें। हेल्पर टी सेल के सेल सरफेस पर CD4 यानी क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन टाइप 4 प्रोटीन मौजूद होता है और साइटोटॉक्सिक टी सेल पर CD8 प्रोटीन मौजूद होता है। हेल्पर टी सेल से रिलीज होने वाले साइटोकाइन्स दूसरे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जबकि साइटोटॉक्सिक टी सेल से रिलीज होने वाले साइटोकाइन्स पैथोजिन या एबनॉर्मल बॉडी सेल या पैथोजिन इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। फाइनली सप्रेसर टी सेल्स इन्फेक्शन के ख़त्म हो जाने पर इम्यून सेल्स को शट डाउन करते हैं ताकि इम्यून रेस्पॉन्स कंट्रोल में रहे। अब आखिर में हम इनेट इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी के दरमियान डिफरेंसेस को जानते हैं। डेवलपमेंट के एतबार से इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ मौजूद होती है और एडाप्टिव इम्यूनिटी पैदाइश के बाद डेवलप होती है। स्पेसिफिसिटी के हिसाब से इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी हाईली स्पेसिफिक होती है। रेस्पॉन्स टाइम के हिसाब से इनेट इम्यूनिटी इन्फेक्शन के बाद बहुत फास्ट रेस्पॉन्ड करती है, जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी बहुत स्लो रेस्पॉन्ड करती है। पोटेंसी के हवाले से इनेट इम्यूनिटी लेस पोटेंट होती है, जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी मोर पोटेंट होती है, क्योंकि इसके पास पैथोजिन से मुकाबला करने की बहुत ताकत होती है। और इनहेरिटेंस के हिसाब से इनेट इम्यूनिटी इनहेरिटेड होती है, क्योंकि ये पेरेंट से औलाद में मुंतकिल होती है, जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी नॉन इनहेरिटेड होती है, यानी ये वालदेन से औलाद में मुंतकिल नहीं हो पाती है। कंपोनेंट्स के हिसाब से इनेट इम्यूनिटी में फिज़िकल बैरियर के साथ साथ न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स मौजूद होते हैं, जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी के पास बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।